हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1। अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे डिस्चार्ज होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि उसको हम समझेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो जल्दी से बिना टाइम गवाए इस चीज पे आते हैं कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। समझते हैं, पहले इसको हम साइड में रखते हैं। पहले हम पहले समझेंगे अपने इस पार्ट को, देन बाद में यहाँ पर। बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमने क्या समझा कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्सिबल है इन द आइज ऑफ लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सिबल इन द आइज ऑफ लॉ, जिनकी वैल्यू होती है इन द आइज ऑफ लॉ, जिनको आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे थे कि आई एम लाइक कि आई वुड लाइक टू सेल दिस पेन फॉर 5 रुपीज। आपने मुझे 5 रुपीज दे दिए, बट भाई मैंने आपको ये पेन नहीं दिया। तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड इन्फोर्स दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइड का मतलब क्या होता है, नल, जीरो, जिसकी वैल्यू हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर आप पर्सन एक्स का मर्डर कर दोगे तो भाई मैं आपको 500 रुपये दूंगा। आपने पर्सन एक्स का मर्डर कर दिया, नाउ यू आर लाइक कि भाई शिवम सर 500 रुपये दो मुझे। आप कोर्ट पहुंच गए कि भाई देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन है, आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जब बात बेटा और करते हैं तो सेक्शन नंबर 26 to 31, 30 तक समझिए। सेक्शन नंबर 26 to 30 ये बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होते हैं, आप जब पढ़ेंगे बच्चा वेजरिंग की बात आएगी, उसमें रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड की बात आएगी, रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज की बात आएगी। ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सेक्शन नंबर 26, बहुत लोग 25 से बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है। अगर बच्चा मैं सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 को छोड़ दूं तो मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बोल सकता। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो सकता है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं होता। क्योंकि अगर वो वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, फिर वो एग्रीमेंट में ही रुक जाता। ये बात हम समझेंगे, आपको समझ में आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तब वहां आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट दीज 5 to 6 प्रोविजंस, इनके अलावा। फिर बात है सर वॉइडेबल क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। बच्चे ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। लेट्स टेक एग्जांपल कि देयर इज अ पर्सन एच जो हस्बैंड है। अभी मुझे एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उस एग्जांपल को हम कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाएंगे। अभी हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का। तो देयर इज अ पर्सन एच एंड डब्ल्यू वाइफ है। अब भाई क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज डब्ल्यू को मालूम पड़ा आफ्टर 1 मंथ कि भाई जो मेरा हस्बैंड है वो तो इंसेन है, वो तो पागल है, वो तो अनसाउंड माइंड है। शादी होने के 1 महीने बाद मालूम पड़ा कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो तो इंसेन है, पागल है, अनसाउंड है। तो बेटा वाइफ के पास में हिंदू मैरिज एक्ट दो ऑप्शन देता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मैरिज को खत्म कर दो, नल एंड वॉइड कर दो, जीरो कर दो। आपको दिक्कत हो रही है, आप इस चीज को जीरो कर दो। या फिर भाई जैसा है तो मेरा पति ही, ये बोल के आप मैरिज को कंटिन्यू रखो। वैसे ही बेटा अगर मान लीजिए पार्टी यहां पे एक्स है और यहां पे एक पार्टी वाई है, वाई पार्टी को मालूम पड़ा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है।
तो वाई पार्टी चाहे तो बेटा उस सामान को वापस करके अपना रुपए ले सकती है, या चाहे तो लेट्स एग्जांपल कि मैंने आपसे बोला मैंने बोला कि जो ये पेन है ना, एग्जांपल ध्यान सुनना बच्चा, कि जो पेन है ना, ये पेन एम एस धोनी का साइन किया हुआ पेन है। इस पेन से एम एस धोनी लिखते थे, और मान लो आप एम एस धोनी के फैन हो। आपने कहा सर कितने का पेन बेचोगे ये? मैंने कहा 2 लाख रुपए। अब बच्चा मैंने आपको, शिवम ने आपको ये पेन बेच दिया 2 लाख रुपए का, क्या बोल के? कि ये एम एस धोनी का पेन है। आफ्टर फ्यू डेज आपको मालूम पड़ा कि भाई ये तो है ही नहीं पेन उनका, ये पेन तो एम एस धोनी का है नॉट धोनी। सो आप क्या करोगे? ये फ्रॉड हुआ आपके साथ में। सो बच्चा इधर यू कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो कि नहीं भैया ये लो अपना पेन वापस, मुझे लाओ 2 लाख रुपए वापस मेरे। और आप ये बोल सकते हो कि यार जैसे भी यार है तो मैं टीचर ही, अच्छा इंसान है, लीगल पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। सो बच्चा जब भी एग्रीव्ड पार्टी के पास में 2 ऑप्शन आ जाए, ईदर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, जब किसी भी एग्रीव्ड पार्टी के पास में ऐसे ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आ जाएं, तो बच्चा हम उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? होगा तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख देना, ठीक भाई और कुछ माइंड में आ नहीं रहा था। कम टू द पॉइंट भाई, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया। बेटा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां पे इलीगल चीजों के बीच में लगे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपसे बात करूं कि बेटा आई वांट टू सेल AK-47 फॉर 1 लाख रुपीज। बेटा AK-47 को रखना ही इलीगल है, सो वो क्या होगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बच्चा कहीं ना कहीं बेटा वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम फोर्स नहीं कर सकते, जिनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते इन द कोर्ट, वो सब क्या आते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो कॉन्ट्रैक्ट बच्चा जनरली आपके इन्हीं 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में मिक्स हो जाते हैं। सो बेटा अगर आपको समझना है तो अच्छा आप इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को समझो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल। जितना मुझे आइडिया है तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। फिर बच्चा इन्होंने एक डिफरेंस बताया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ये तो बच्चा हम समझ चुके हैं पहले ही, तो हम इसको अभी यहां नहीं कवर करेंगे। फिर बच्चा आता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। बच्चा ना जब बात हो वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो आप ये समझिए वेजर का मतलब क्या होता है? जुआ, सट्टा। वेजरिंग एग्रीमेंट जुआ या सट्टा, बेटा इस टाइप के एग्रीमेंट्स को ही हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब ये लीगल नहीं है बच्चा, एक्सेप्ट वो हॉर्स ट्रेडिंग 500 रुपीज। अगर बच्चा 500 रुपीज से कम में हॉर्स में आप बेटिंग कर रहे हो तो वो लीगल रहता है बच्चा, और ओनली इन फ्यू स्टेट्स। अदरवाइज बच्चा वेजरिंग एग्रीमेंट्स इंडिया में वॉइड होते हैं एंड ऑल्सो इलीगल, ठीक है। When we are talking about the contingent contract, जब बेटा हम बात करते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, और बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट ना एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होता है। क्या होता है वेजर? बेटा आप खुद सोचो कि यहाँ पे पर्सन एक्स होता है, ये बोलता है कि इस बार इंडिया जीतेगी, अगर इंडिया जीती तो मैं 500 रुपए दूंगा, अदरवाइज मैं पर्सन वाई से 500 रुपए लूंगा। बच्चा इंडिया के जीतने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट हार जीत में है। एक अनसर्टेन इवेंट जिसका कंट्रोल इनके पास में है ही नहीं, और इनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में, बेटा वहां पे हम बोलते हैं कि दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर बच्चे हम आते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। और यहां बच्चा आपके स्किल्स की भी वैल्यू होती है, यहां बच्चा आपके स्किल्स की भी वैल्यू होती है। एक बच्चा, हाँ जी।
सो बेटा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चा कि ये एक अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे होता है। यहाँ बच्चा स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चा बहुत प्यार से बोलूं कि वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट में क्या फर्क है। तो बच्चा आप ये समझिए, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट में स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एट द सेम टाइम वेजरिंग एग्रीमेंट में स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। ये तो बच्चा आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है इलीगल एग्रीमेंट्स एंड सो फोर्थ। फ्रॉडलेंट अप्रोच पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये हम बेटा पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है? भाई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मतलब बेटा जो एक मेरे ऊपर चार्ज बना हुआ था उससे मुझे डिस्चार्ज होना है, छुटकारा पाना है। तो या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दूं तब भाई छुटकारा मिल सकता है, या फिर मैं कॉम्पनसेशन दे दूं तब छुटकारा मिल सकता है। एंड देयर मल्टीपल वेज, इनोवेशन से होता है आपका आपका ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से रिसेशन से होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अभी हम आगे वही पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कि पार्टी की जो लाइबिलिटी है। बच्चा इफ आई एम सेइंग टू यू कि आई वांट टू सेल दिस पेन फॉर 5 रुपीज, अब बच्चा मेरी लाइबिलिटी हो गई है कि मैं आपको एक पेन दूं, आपकी लाइबिलिटी हो गई है कि आप मुझे 5 रुपीज दो। सो बच्चा इन लाइबिलिटीज से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन लाइबिलिटीज से छुटकारा कैसे मिल सकता है, डिस्चार्ज हम कैसे हो सकते हैं? उसी का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बच्चा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, पहली चीज भाई सिंपल सी बात है। बच्चा आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, डिस्चार्ज हो जाओगे। भाई मैंने बोला आई वांट टू सेल दिस पेन फॉर 5 रुपीज, आपने बोला ओके सर, मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे 5 रुपीज दे दिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सो बाय परफॉर्मेंस, ठीक है बच्चा, बाय परफॉर्मेंस। और कोई बढ़िया सा एग्जांपल लिखना बोर्ड एग्जामिनेशन में, ट्राई टू राइट डाउन रियलिस्टिक एग्जांपल। तो बच्चा वहां से ये मालूम पड़ता है कि आपने रटा नहीं है, आपने लॉ को समझा है। जब बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी राइटिंग करते हो तो हमेशा ट्राई करो कि उसमें बेटा एक रियलिस्टिक एग्जांपल्स डालने का ट्राई करो, तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर। उसको लगता है कि इस पर्सन ने लॉ को समझा है ना कि लॉ को रटा है। ठीक है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, बेटा सेक्शन नंबर 56 क्लॉज 2। बच्चे ना डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, बच्चे इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है बच्चा, समझते हैं इसको हम लोग। बच्चा इफ बिकॉज ऑफ एनी लीगल और फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल और फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, द पार्टीज आर अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बच्चा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है बच्चा, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि बेटा ये एक शिप है। भाई देखो मेरा शिप ऐसे ही बनता है, तो कोई मेरी आर्ट को जज नहीं करेगा। ये शिप है, ये बेटा यूएस से आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है? गोल्ड, लीगल। पर्सन ए का गोल्ड आ रहा है भाई, मान लो पर्सन ए जो है गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, तो पर्सन ए का गोल्ड आ रहा है। बेटा पर्सन ए को मालूम पड़ गया कि भाई यूएस से मेरा शिप निकल चुका है। पर्सन ए को मालूम पड़ा कि यूएस से मेरा शिप निकल चुका है। पर्सन ए और पर्सन बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड जो आ रहा था। बट जब बेटा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बेटा 2 दिन बाद जो शिप था बेटा, आफ्टर 2 डेज वो शिप क्या हो गया? डूब गया। सो जब बेटा शिप वो डूब गया है, सो क्या बेटा ए अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएगा? क्या वो गोल्ड को दे पाएगा? द आंसर इज नो।
तो भाई इसको बोलते हैं फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। जब भाई फैक्चुअली ये इम्पॉसिबल हो टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, उसे क्या बोलते हैं? फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी क्या है? कि भाई इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, 2 दिन बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब गोल्ड के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, गोल्ड के सब्जेक्ट मैटर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सो बच्चा, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, जो लीगली इम्पोज हो गया है, लीगली वो इम्पॉसिबल है। भाई जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो कैसे परफॉर्म करोगे? और बच्चा इस सिनेरियो में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट सही था, बट कॉन्ट्रैक्ट becomes void because of the legal or factual void। क्या करूंगा? void because of the legal and factual impossibility when the both parties are ready and willing to perform the contract, but just because of the legal and factual impossibility परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सही बात है कि नहीं? तो बच्चा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो सही था, but it becomes void because of that unfortunate event or because of the government decision। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? void हो गया है। सो कॉन्ट्रैक्ट becomes void। ठीक है? सो बच्चा ऐसे भी अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तब भी आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब बच्चा अगर एक कोर्ट में प्रूव कर दे कि सर मेरा शिप डूब चुका है या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो बच्चा अब ए जो है वो बी को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगा, वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। हाँ, अगर उसने मान लो कोई रुपए ले रखे हो तो वो वापस करने पड़ेंगे, बट वो डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दैट इज एंड ब्रीच। अब बेटे ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? समझो बेटा, यहां पे ध्यान से दे रहा बच्चा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, certain legal events discharge contracts automatically, death of the contracting party, insolvency, merger of rights। सो बच्चा ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब भाई मान लो बच्चा कि आपने मेरे मेरे साथ क्यों भाई, आपने पर्सन एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया एंड पर्सन एक्स डाइड, तब भी आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ भाई, अब ये तो नहीं कि बेटा आप ऊपर से आके अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे, डेथ कॉज हो चुकी है। इंसॉल्वेंसी, जब रुपए बचे ही नहीं, आपको याद होगा एक अनिल अनिल अंबानी जी के केस में ऐसा हुआ था। जब भाई रुपए बचे ही नहीं तो कहां से वापस कर दूं मैं? मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन किया, मैंने आपसे लोन किया, बट मैं बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब रुपए कहां से दे दूं मैं? सब डिस्चार्ज हो जाते हो बच्चा। भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब बेटा ब्रीच होती है, जब बेटा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है बेटा, तब बेटा आपका ब्रीच, अगर पार्टी फेल्स टू, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चा? जब बेटा पार्टी फेल हो जाती है अपने वादों को परफॉर्म करने में। बेटा एक मिनट रुकना बच्चा। सो बच्चा, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, अ ब्रीच अकर्स व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन। भाई ब्रीच क्या है? मैंने आपसे बोला आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 5 रुपीज, आपने मुझे 5 रुपीज दे दिए, बट अब मैं ये 5 पेन आपको नहीं दे पा रहा, मैंने आपको पेन नहीं दिया, मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा हूं। ब्रीच हो गया भाई। द इनोसेंट पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रेमेडीज फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय द ब्रीच। भाई जो इनोसेंट पार्टी है बच्चा, मैं बेटा अब मान लीजिए आप शादी कर रहे हो, आपने कहा शिवम सर टेंट लगना है ना, ठीक, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपकी शादी में टेंट लगाऊंगा। भाई आपकी शादी हो गई, अब मैं टेंट नहीं लगाया, तो आप एग्रीड पार्टी हो ना, सो यू आर इंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम मी। मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा बच्चा, सेक्शन नंबर 73 क्लॉज 1 के अंडर। रेमेडीज फॉर ब्रीच, भाई रेमेडीज क्या है बच्चा? डैमेजेस मिलेंगे, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन। भाई डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी, रुपए की फॉर्म में कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलते हैं? डैमेजेस बोलते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं नहीं भाई आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो,
मान लो मैंने ब्रीच कर दिया, मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 5 रुपीज, और फिर बेटा मैं आपको पेन नहीं दे रहा हूं, आप कोर्ट पहुंच गए, आपने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, जो रिलीफ चाहिए वो चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। ठीक है बच्चा, ये तो मैंने इलस्ट्रेशन दे दिया है बच्चा, आगे एग्जांपल जो होते हैं। यहां बेटा आपका चैप्टर जो होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट का वो एंड हो जाता है। इसके अलावा बच्चा और बहुत सारी बातें होती है जब क्लैट एग्जामिनेशन पढ़ते हैं बच्चा, वहां बेटा हम बेलमेंट हो गया हमारा, हम बेटा बेलमेंट पढ़ते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं, हम बेटा प्लेज पढ़ते हैं, हाइपोथिकेशन पढ़ते हैं, ऐसे बेटा हम मल्टीपल चीजों को और भी पढ़ते हैं। सो डोंट वरी बच्चा, अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना ही, बिकॉज आपका सिलेबस में है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ट्राई टू राइट डाउन प्रैक्टिकल आंसर्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल होंगे। एंड फॉर श्योर बहुत जल्दी मिलता हूं नई वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। अब देखते हैं कौन सा नया चैप्टर आने वाला है। सी यू सून।